हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बात करें इस पर, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस। टेस्टिस हमारे मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पर किस चीज का? सेमन का फॉर्मेशन होता है। काय का? सेमन का निर्माण होता है। सेमन, वही सेमन जो कि हम एक नॉर्मल वे में स्पर्म भी बोलते हैं, परंतु जब वीर्य एक साथ रहता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वीर्य, शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। तो जब टेस्टिस किस लिए इंपॉर्टेंट है? टेस्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सेमन का निर्माण हो रहा है। सेमन को हम और क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म क्या है? शुक्राणु है। दरअसल स्पर्म बोलने का एक वो चीज होता है जब वीर्य एक साथ उपस्थित हो, जब वीर्य कहीं पर एक साथ उपस्थित हो, जब शुक्राणु कहीं पर एक साथ उपस्थित हो, तो वो एक साथ के लिए उस समय हम लिखेंगे सेमन। क्या लिखेंगे? सेमन। बट जब उसमें से किसी एक सेल को बाहर लिया जाए, कभी एक सेल को बाहर लिया जाए, तब वो कहलाएगा स्पर्म। तो शुक्राणु के एक सेल्स को, उसमें से एक सेल्स को बाहर करने पर, क्योंकि हमें पता है स्पर्म हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, ये हम जानते हैं। तो उसमें से जब हम उस सेमन के उस ग्रुप में से किसी एक सेल को बाहर करेंगे, तब वो हमारा कहलाता है क्या? स्पर्म कहलाता है। आए समझ में? उसकी हिंदी में हम शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस हमें पता है, इसका स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे क्या होता है। टेस्टिस कुछ इस तरह से गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जो कि एक नॉर्मल पेनिस के माध्यम से इस कोशिका का जो बोलते हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, इस नलिका के समान संरचना को हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वॉस डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ये यहां पर कुछ महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, यहां पर ये कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं आप इपिडाइडिमिस। क्या बोलते हैं? इपिडाइडिमिस, है ना। यानी कि यहां पर टेस्टिस के पास क्या क्या रहता है? टेस्टिस के पास एक नस के समान जो संरचना होती है, वो होती है वॉस डिफरेंस। क्या होती है? वॉस डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी जो उसको प्रोटेक्ट करने को, उस टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो होती है इपिडाइडिमिस। क्या होती है? इपिडाइडिमिस, ठीक है। क्या होती है वो? इपिडाइडिमिस होती है। तो और यहां पर ये टेस्टिस से, इस नलिका के समान संरचना से एक ऑर्गन और लगा रहता है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। दरअसल हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेनिस का दो ही महत्वपूर्ण काम होता है। एक, वो पेशाब करने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा ड्यूरिंग द सेक्स स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में एंटर करवाने के लिए हम उस पेनिस का जो है यूज करते हैं। समझ में आया? तो हमें पता चल गया कि ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पर्म, जो हमारे सेमन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो इस टेस्टिस के अंदर हो रहा है, और इस टेस्टिस के माध्यम से, इस वास डिफरेंस के माध्यम से वो हमारे पेनिस तक पहुंचता है। उसके बाद सेक्स के दौरान, जो ड्यूरिंग द सेक्स, हम क्या करते हैं? उस स्पर्म को, उस सेमन को, उस महिला के, उस फीमेल के वेजाइना में जो है हम क्या करते हैं? उसको एंटर करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक छोटा सा नमूना। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके विषय में किस हार्मोन के कारण ये चीज होती है, किस हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में होता है। दरअसल क्या होता है कि जब टेस्टिस के अंदर टेस्टेरोन नाम का ये जो हार्मोन होता है, जब ये हमारे बॉडी में आता है, लगभग किसी भी बच्चे में, किसी भी बालक में
13 साल से 14 साल के बाद ये हार्मोन आने लगता है, यानी 13 से 14 साल के बाद ये हार्मोन हमारे मेल के अंदर स्त्रावित सिक्रेशन इसका शुरू हो जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा नॉर्मली जो 13 और 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो उनके अंदर अचानक बॉडी में परिवर्तन होने लगता है, उनके चेहरे पर पिंपल्स आने लग जाते हैं, बाल जो आवाज होती है ना वो भारी होने लगती है, आवाज कैसी होती है, भारी होने लगती है, और उनके चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होने लगा है। वो समझ गया है कि अब क्या होता है, अब वह एक जो बोलते हैं ना यौवन अवस्था, उस अवस्था में वो बच्चे आ जाते हैं, और इसी कारण उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है जो कि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन को पैदा करती है, अपोजिट जेंडर की तरफ तुरंत अट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो 13 से 14 साल की जो उम्र होती है ना, जो टीन एज होती है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस स्थिति में जो बच्चे होते हैं वह रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो हम नॉर्मली उसी दौरान जब बच्चे 9th या 10th में होते हैं तो उसी समय ये टीन एज होता है, और टीन एज में क्या होता है, सबसे बाहर ये होता है ससुरा, इसी कारण सब दिक्कत होता है। टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसा हार्मोन है ना कि इंसान का जो बच्चे होते हैं ना उनका दिमाग गड़बड़ा देता है, पूरा बकलोलवा यही चेंज करता है। ये टेस्टोस्टेरोन नाम का जो है ना बीमारी लग जाता है बच्चों में। जैसे ही वो हार्मोन आएगा लड़का चक्कर पकड़ शुरू कर देगा, ताड़ने लग जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ना किसकी वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है ना, आवाज भारी हो जाती है, चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में अचानक परिवर्तन हुआ है, हमारे बॉडी में अचानक कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, हमारे बॉडी में अचानक से अनेक परिवर्तन होंगे, ठीक है ना। इसी स्थिति में पिंपल्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। परंतु जैसे जैसे उस टेस्टोस्टेरोन की आदत लग जाएगी तो हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी उस चीज को मेंटेन करने लग जाता है, उस चीज को समझ जाता है कि अब हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन जाने वाला नहीं है, अब हमको इसको झेलना ही पड़ेगा। इस कारण 18 से 19-20 साल के बाद पिंपल्स की समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब इस टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, इस टेस्टोस्टेरोन के कारण इस टेस्टिस में इस सेमन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस किसके कारण, इस टेस्टोस्टेरोन के कारण इस टेस्टिस में सेमन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और उसी समय से किसी बच्चे में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी शो होने लग जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी तो होता है 13 से 14 साल के बाद, लेकिन प्राइमरी क्या होता है, तो प्राइमरी वो होता है जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है, तो उस स्थिति में हम उसको देख के बता सकते हैं कि जिस बच्चे के पास टेस्टिस होगा वो मेल है, और जिस बच्चे के पास ओवरी होगा वो फीमेल है। ये प्राइमरी होता है। सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी ये होता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आया, महिला के अंदर एस्ट्रोजन आएगा, तो उस स्थिति में है ना कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक था, ये बेसिक था, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिए। आया यहां पर टेस्टिस था, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टोस्टेरोन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। यह टेस्टिस के अंदर सेमन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आए समझ में। उसके बाद जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में आएगा, हम क्या करेंगे, बच्चे का क्या हो जाता है, उसमें अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। नॉर्मली यह जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं उस स्थिति में ही ये टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में रिलीज होगा, और इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो है ना शुक्राणु का हमारे टेस्टिस में निर्माण शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये हमें देखने को नॉर्मली जो है मिलता है, और यह इसका मेन कारण होता है। तो अब हम ये नॉर्मली क्या है ना, ये 12th क्लास के जो चैप्टर नंबर 4 है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उससे रिलेटेड था। तो मैंने केवल ये बेसिक नॉलेज दिया है,
अब जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी ये मैं 12th क्लास का जो टॉपिक लेकर आऊंगा मानव जनन में शुक्राणु जनन कैसे होता है, टेस्टिस में शुक्राणु की जनन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जो है ना हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे कहीं से भुला भटक के आ गए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको कमेंट्स करके जो टॉपिक आपको चाहिए उस पर कमेंट करके हमको बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।